हेलो दोस्तों। तो आइए हम आ गए हैं हमारे AWS के इंटरमीडिएट कोर्स के पार्ट 12 में। तो जैसा कि हमने कोर्स आउटलाइन में ये बताया था कि जो पीछे का जो 10 वीडियोज़ हमने बनाए थे उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो क्लाउड प्रैक्टिशनर जो होता है ना, वो जो कोर्स है आपका AWS का, ये वैसे ही कुछ है, वैसा आप थोड़ा सा समझ लें कि वो कोर्स कुछ वैसे ही था। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि थोड़ा स्ट्रेटेजिक वे में हम इसको पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जो CA का कोर्स जो होता है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल तो होता ही है, आपको थ्योरेटिकल भी काफ़ी कुछ आपको आना चाहिए। जो एग्जैक्ट आपका वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कोर्स आउटलाइन पार्ट 1 में हमने बताया था, तो AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर रिफ्रेशर जो हमें करना था, हमें उसके बारे में ही बात करेंगे। इसके आगे और भी मॉड्यूल्स आएंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आइए समझते हैं AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप कैसा है। जैसे नीले कलर्स में है और कुछ पीले कलर्स में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास 84 अवेलेबिलिटी जोन है और यहाँ से आप नॉर्थ वर्जीनिया जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा करंट अभी जोन है। और इसके अलावा भी आपको अपने हिसाब से बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, इसको आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो AZ होता है, हमारा अवेलेबिलिटी जोन होता है, ये क्या होता है, एक सिंगल डेटा सेंटर होता है या ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर हो सकता है उस रीजन में, और उनके पास अपना खुद का पावर होता है, नेटवर्किंग होता है, कनेक्टिविटी होता है और फैसिलिटी भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कुछ AZ वगैरह बनाया था, सबनेट उसके अंदर बनाए थे। तो सबनेट जो है ना, जो दिखाता है ना, अलग अलग हम AZ में बनाए थे, ये वैसे ही कुछ है। रीजन्स होते हैं और अवेलेबिलिटी जोन होता है। तो ये आपके रीजन है जो दिखा रहा है यहाँ पे, US ईस्ट ओहायो जो दिखा रहा है ना, ये आपका US ईस्ट 2 है। रीजन जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, US ईस्ट 2 के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं 2A 2B 2C। तो इनके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इनका जो अपना खुद का फैसिलिटी भी पूरा इनके साथ ही होता है। इसके अलावा एक एज लोकेशन होता है, इसको भी समझ लेते हैं। एज लोकेशन क्या है, अमेज़ॉन का क्लाउड फ्रंट होता है जो क्या करता है, आपके जो डेटा है उसका कैसेट कॉपी या जो कंटेंट होता है आपके वेबसाइट वगैरह का, उसको आपके सबसे पास के डेटा सेंटर में रखता है, ताकि आपके पास ज़्यादा जल्दी मतलब और फास्टर डिलीवरी हो और आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट चले। बिल्कुल जो इसको हम जैसे CDN हम जानते हैं ना, ये उसी के बारे में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी बता रहा है यहाँ पे, और ये जो सर्कल में है ना, ये जो हमारे जो चीज़ें सर्कल में है, ये सब ये ग्लोबल एज नेटवर्क है। यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशनल सर्विसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहला जो आता है इसके अंदर, वो आता है हमारा कंप्यूट, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको EC2 भी कहते हैं। ये हमारा वर्चुअल मशीन जो होते हैं ना, ये सब उसके अंदर है। इसके बाद आता है डेटाबेस, जो RDS है हमारा, और DynamoDB है, ये उसके अंदर आते हैं। ये आपके फाउंडेशनल सर्विसेज है, जो इनिशियली भी मतलब जब आया था AWS तो यही सब के साथ ही आया था वो। इसके बाद स्टोरेज की बात करते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, जिसको हम S3 भी कहते हैं, जहाँ पे आप किसी भी तरह का स्टोरेज या आपको कोई भी कंटेंट रखना हो आप कर सकते हो। इसके बाद आप पढ़ते हैं नेटवर्किंग, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही बोल सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं IAM, ठीक है। तो ये जो 5 जो है हमारे पास, यही फाउंडेशनल सर्विसेज हैं जो इनिशियल AWS ने अपने स्टार्टिंग में इसको ऑफ़र किया था। AWS मैनेजमेंट कंसोल देख लेते हैं। हमने कंसोल पहले भी देखा हो, ये आपका कंसोल है, इस तरीके से वो दिखता है आपका मैनेजमेंट कंसोल। रिसेंटली जो विजिटेड सर्विसेज वगैरह हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशंस जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा SDK एक होता है जो आपका क्या करता है ना, आपका जो अलग अलग
डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, PHP, Node.js, पाइथन और भी कई तरह के होता है, उसके थ्रू भी आप AWS में अलग अलग काम करवा सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। प्रोग्रामेटिकली जैसे आपका कंसोल है वैसे आप उस पर काम कर सकते हो। इसी तरह से कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, इसको हम AWS CLI कहते हैं। इसको भी हम इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। इसके थ्रू भी आप बहुत सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू कमांड लाइन। ये ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है ये। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है क्लाउड सेल। क्लाउड सेल आपके ब्राउज़र के अंदर ही होता है, बस आपको उसको इनिशिएट करना होता है और जैसे AWS CLI चलता है बस वही कमांड इसके अंदर आप डाल सकते हो। एक्चुअली में एक छोटा सा कंटेनर बना देता है और उसके थ्रू आप कमांड्स को रन कर सकते हैं। डेमो देखते हैं इसका AWS CLI का। तो आपको बस कुछ नहीं, AWS CLI डाउनलोड, बस ये आपको गूगल पे लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस ये आपको मिल जाएगा और एक गिटहब का आपको ये इसका जो रेपोजिटरी है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो AWS CLI है ना ओपन सोर्स है, मतलब अमेज़ॉन का ही है और यहाँ पे इनके जो कोड वगैरह हैं कैसे चलता है वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन जो लिखा है, तो एक्चुअल में ये पाइथन में ही बना हुआ है। इवन AWS के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो पाइथन में ही बना हुआ है। यहाँ पे आप रिलीजेस पे जा सकते हो और थोड़ा समझ सकते हो इसके बारे में। तो ये है आपका रिलीजेस, इसके अंदर कुछ एसेट्स वगैरह हैं और यहाँ पे ये जो पैकेज फाइल है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए tar.gz है, बट विंडोज़ में थोड़ा इंस्टॉलेशन इसका अलग होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ पे जो aws.amazon.com है इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे CLI, और यहाँ पे आपको अलग अलग पैकेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे भी वही मिलेंगे, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही मिलेंगे, बट विंडोज़ के लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट आराम से दिख जाएगा। जैसे ये होगा AWS CLI v2.msi, ये macOS के लिए है, लिनक्स के लिए है और ये Amazon Linux के लिए है। ठीक है, Amazon Linux में क्या होता है, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। Amazon Linux जो है ऑलमोस्ट CentOS या आप रेड हैट की तरह ही होता है, उसमें yum कमांड ज़्यादा चलते हैं उसके अंदर। EC2 यूज़र से आप उसको लॉगिन करते हो। तो फिलहाल मुझे क्या करना है ना, विंडोज़ में मैं चाहता हूँ कि एक बार AWS CLI को मैं इंस्टॉल करूँ। आपको क्लिक करना है इस पर। ये क्या करेगा, इसको जो MSI पैकेज है उसको वो डाउनलोड कर लेगा। इसके यूसेज वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है। आप एक एक कमांड को वर्जन बाय वर्जन, इसके पहले भी कुछ वर्जन आते थे, V1 भी था, अभी 2.0 आई थिंक। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो, कोड के सैम्पल्स देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए वर्जन 1 का गाइड है, प्रीवियस वर्जन, अभी हम 2.0 पे हैं। तो आप यूज़र गाइड पे आप जाके यहाँ पे PDF में चाहे तो PDF में, आप HTML में चाहे तो HTML में। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज है और यहाँ से आप एक एक चीज़ समझ सकते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, प्री रिक्विसाइट क्या होगा उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो प्री रिक्विसाइट में बता रहा है ना कि एक IAM का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि इंस्टॉल अपडेट कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको अपडेट करना है, ये भी बता रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा गाइड दिया आपको लिनक्स के लिए कैसे करना है, पूरा आपको बताएगा भी कि लिनक्स में अगर आप रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो यम के थ्रू आप इसको इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप चाहो तो जिप या जो टार है ना उसको भी कर सकते हैं, उसको भी यूज़। कमांड लाइन जो है, कमांड लाइन के थ्रू आप इस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो, अनजिप करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह से ये कमांड लाइन ARM के लिए भी है, स्नैप के पैकेजेस भी हैं जो आपके उबंटू में चलता है। आप स्नैप को इंस्टॉल करके इसके थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इस तरह मैक है, मैक में जो है कुछ सपोर्ट पॉलिसीज़ होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आप GUI इंस्टॉलर देख सकते हैं। यहाँ पे आप पैकेज जो है इसको हम इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो और जैसे इसको आप ओपन करोगे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको मैक में इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड लाइन से भी कर सकते हो आप और एज अ करंट यूज़र भी कर सकते हो। ये काफ़ी सारे कमांड है इसके अंदर। एक विंडोज़ का भी हमें यहाँ पे दिया गया है। विंडोज़ का थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे आप MSI यहाँ पे दे रखा है।
इसको आपको डाउनलोड करना है, और आप कमांड से करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, नहीं तो डबल क्लिक करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद AWS माइनस वर्जन, बस इतना ही आपको लिखना है और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसको इंस्टॉल करके। तो ये देखिए, जैसे सेटअप फाइल को आप डबल क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको बस नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट किया मैंने, ये आपको कुछ लाइसेंसिंग टर्म के बारे में बोलेगा कि अपाचे के अंदर ये रिलीज़ हुआ है, और यहाँ पे मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आगे, फिर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अगर आपका इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं है तो वो आपको ज़रूरी होगा, नहीं तो आप इसको आपके यूज़र प्रोफाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो एज अ जिप। तो ये भी सिस्टम वाइड होगा, मतलब कोई भी यूज़र इसमें लॉगिन करे वो AWS CLI यूज़ कर सकता है। तो एक बार ये कंफर्मेशन ज़रूर पूछेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके बारे में। इसके बाद क्या करना होगा, जैसे कि जो प्री रिक्वेस्ट साइट था उसमें यही कहा गया था, प्री रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले हमें ना एक, इसके अंदर हमारे को IAM का एक यूज़र बनाना पड़ेगा। अब इसका यूज़र कैसे बनेगा हम वो भी चेक करेंगे। तो मुझे इसको बस फिनिश करना है। अब मेरा AWS CLI इंस्टॉल हो गया है। एक बार देखते हैं कि अभी क्या है और बाद में क्या है। मैं आ गया हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे बस मुझे टाइप करना है AWS माइनस वर्जन, तो ये आपको एग्जैक्टली जो वर्जन है वो बता देगा। ठीक है, AWS CLI 2.18 पाइथन 3.12। तो ये जो AWS CLI है ये 2.18 ये इसका वर्जन है, पाइथन का वर्जन है 3.12। अब क्योंकि ये पाइथन पे डिपेंडेंट है इसलिए 3.12 इसको चाहिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा आपको विंडोज़ 11 EXE AMD 64। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्रेडेंशियल्स कैसे बनाना है हमारे को। आपको यहाँ पे जाना होगा IAM के अंदर। IAM के अंदर आपको यहाँ पे कुछ यूज़र्स, जैसे मैंने कोई ग्रुप बना रखा था, कोई यूज़र्स हैं यहाँ पे, रोल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी होते हैं आपके चेक, या आप चेक कर लेना। रूट यूज़र हैज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, मतलब ऑथेंटिकेशन ये आपके होने चाहिए। रूट यूज़र हैज़ नो एक्टिव एक्सेस की, तो ये आपको रिकमेंडेशन देता है, इसको भी आपको कवर करना है, इसको भी आपको ठीक करना है। आप जैसे ही AWS पे लॉगिन बनाते हैं तो आप IAM के जब सेटिंग पे जाएंगे ना डैशबोर्ड पे, तो ये इस चीज़ के लिए बोलेगा, रिकमेंडेशन बताएगा सिक्योरिटी का, तो आपको MFA ज़रूर से डाल लेना है। और साथ में आप कोशिश करें कि आपका जो यूज़र है उसका रूट का, मतलब जो आप मेन जो यूज़र है उसका कोई एक्सेस की ना हो। बेटर हो कि आप दूसरा यूज़र बनाएं और उसको एक्सेस की उसके लिए बनाएं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूज़र्स पे जाना है। मेरा एक यूज़र है यहाँ पे, ये जो मेरा नॉर्मल यूज़र है उससे थोड़ा दूसरा है ये। मुझे इस पर क्या करना है, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी यूज़र नेम डाल दूँगा, जैसे कि DevOps लिख देता हूँ मैं। ठीक है, DevOps एडमिन ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS में, अगर इस यूज़र को आप मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और अगर आप ये चेक करते हैं तो आपको IAM का यूज़र यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है आप आइडेंटिटी सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल मैं इसको ऐसा कुछ नहीं देने वाला। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको ऐड यूज़र टू ग्रुप बोलेगा, कॉपी परमिशन बोलेगा, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली बोलेगा। ठीक है, तो आप कुछ पॉलिसी वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है ना ये, वो हम फ़िलहाल कुछ डाल देते हैं इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टैग वगैरह भी आप डाल सकते हो, क्रिएट यूज़र कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दिया मैंने। ये एडमिन यूज़र है, कुछ फीडबैक के लिए बोल रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब ये जो मेरा DevOps एडमिन नाम का जो मैंने यूज़र बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं AWS CLI से यूज़ करूँ। अब AWS CLI काम कैसे करेगा, यहाँ पे आपको ना एक एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आएंगे तो आपका जो कंसोल है, फ़िलहाल तो मैंने इनेबल किया नहीं इसको, चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो अगर इसके थ्रू आपको एक्सेस कराना है तो।
बट AWS के थ्रू कराना है तो दूसरा, उसका तरीका दूसरा है। नेक्स्ट जो है, आप इस यूज़र का MFA अगर इनेबल कराना चाहते हो तो यहाँ से MFA इनेबल हो जाएगा। एक आता है SSH पब्लिक की। कोड कमिट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये हम पढ़ेंगे आगे। जो कोड कमिट होता है ना, बिल्कुल जो गिट का रिपोजिटरी होता है, गिटहब होता है, ठीक है। गिटहब एक पब्लिक कोड रिपोजिटरी है। वहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन से या विजुअल स्टूडियो कोड से या किसी भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट कराना होता है तो एक की बनाना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल ये उसी तरीके का है, इसको पढ़ेंगे हम कभी। और सेम गिट को जो है ना, HTTPS से अगर आप एक्सेस कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्रेडेंशियल बनते हैं। इसी तरीके से जो अपाचे कैसेंड्रा था पहले, वो हो गया की स्पेसेस, वो उसका जो है आप यहाँ पे करेंगे। आपके जो यूज़र उसका सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ से तो जनरेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ऐसा नहीं करने वाले, हमें चाहिए यहाँ पे एक्सेस कीज़, और इसी से हमें मतलब है, यही है यहाँ पे लिखा है ना, यूज़ एक्सेस की टू सेंड प्रोग्रामेटिक कॉल्स टू AWS फ्रॉम AWS CLI। पावर सेल भी आप यूज़ कर सकते हो, AWS SDKs, डायरेक्ट AWS API कॉल, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एक्सेस की, यहाँ हमने क्लिक कर दिया। कमांड लाइन इंटरफेस, लोकल कोड, एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS, कंप्यूट सर्विस, थर्ड पार्टी, और एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS और अदर। कई सारे ऐसे टूल होते हैं, CI/CD के टूल होते हैं, और भी बहुत सारे टूल होते हैं जो AWS से इंटीग्रेट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी। जैसे कि आपके कोई बिलिंग का सॉफ्टवेयर है या बिलिंग का क्या सजेशन देने वाला है, जो फिनऑप्स के कई सारे टूल्स होते हैं जो आपके AWS के बिलिंग को या जो कॉस्ट है उसको एनालाइज करते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी होते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। और भी कई सारे टूल्स होते हैं, आपका कुछ ऑटोमेशन का टूल होगा तो वो भी इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी सर्विस आप डाल सकते हो। एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड AWS ऐसे भी कुछ डाल सकते हो। कोई आपका एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी कहीं चल रहा है, उसको आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर इनमें से कोई लिस्टेड नहीं है तो आप अदर पे जा सकते हो। फिलहाल मुझे क्या है, यू प्लान टू यूज़ दिस एक्सेस की टू इनेबल द AWS CLI टू एक्सेस योर AWS अकाउंट। आपको सिर्फ यही करना था, ठीक है। लोकल डेवलपमेंट, जैसे आपका SDK की जो बात हो रही थी, है ना, उसके थ्रू भी आप इसको करा सकते हो। फिलहाल मैं CLI ही मुझे चाहिए। इसके आगे यहाँ पे कुछ आपको अल्टरनेटिव्स रिकमेंडेड, मतलब कुछ आपको अल्टरनेटिव भी देगा, बोलेगा कि AWS क्लाउड सेल आप यूज़ कर सकते हो और AWS CLI v2, और इसको IAM आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करवाओ बोलेगा। एक नया चीज़ आया हुआ है, इसको भी समझेंगे। ये जो IAM आइडेंटिटी सेंटर है, ये शुरू में नहीं था ऐसे। अभी फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये IAM आइडेंटिटी सेंटर है, इसको ना कुछ, मैं इसको कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जैसे ट्रेडिशनल वे था पहले हमारा, हम वही कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आई अंडरस्टैंड कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ टैग आपको देना पड़ेगा। मैं लिख दूँगा DevOps सीक्रेट या CLI क्रेड, ठीक है, क्रेडेंशियल ऐसे कुछ लिख सकते हैं। क्रिएट एक्सेस की, ये देखिए ये मेरा एक्सेस की आ गया और ये सीक्रेट एक्सेस की आ गया। ये तो आपको दिखाई दे देगा, ये अभी सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है, या मैं शो करूँगा तब दिखाई देगा ये। और जैसे ही इसको मैं कॉपी, इसको देखो वहाँ पे कहा भी जा रहा है, ये आपको सिर्फ एक बार ही दिखाई देगा इस टाइम ही। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके रख लो CSV में, ताकि आपके पास एक फ़ाइल की तरह रहे। दूसरा आप इसको ये कर सकते हो कि इसको एक बार देख के कहीं नोट डाउन कर लो, ये आपको और बाद में देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका जो है, हाँ, इसको आप रोटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नया जनरेट कर सकते हो, बात अलग है। बट आप अगर प्रोग्रामेटिकली इसको करना चाहते हो ना, तो ये आपको इसको नोट करके आपके पास रखना ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं यही करूँगा और इसको मैं कर दूँगा डन। आप शो पे क्लिक करोगे तो ये जो सीक्रेट की है कुछ लंबा होगा और दिखा देगा इसको। इसी को हमारे को AWS CLI पे यूज़ करना होगा, ताकि वो जो है हमारे CLI का जो AWS CLI है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है पाइथन का, वो AWS के API से बात करके जो हम काम
कंसोल से करते हैं, हम कहते हैं कि एक बकेट क्रिएट कर दो, एक EC2 का इंस्टेंस क्रिएट कर दो, वो सब हम यहाँ पे आराम से कर पाएंगे, मतलब उसके थ्रू भी हम कर पाएंगे अपने सिस्टम से बैठे बैठे, आपको लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन के काफ़ी अच्छा काम आता है। फ़िलहाल मैं करता हूँ डन, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है ये। तो जैसे ही मैंने डेवऑप्स एडमिन के लिए बनाया, ये देखिए क्रिएटेड, ये सब चीज़ बता रहा है, कब यूज़ हो रहा है वही बता रहा है। हाँ, ये जो यूसेज वगैरह है ना, इसका देखो, इसको मैंने एडमिन परमिशन दे रखा है। आप परमिशन जो है अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपका डेवलपर है जो AWS CLI से कुछ स्पेसिफिक काम करता है, तो आप स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो आपके हैं ना, आप उसके हिसाब से करो। जरूरी नहीं कि उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ही दे दो, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा सिक्योरिटी का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो IAM के जो रोल्स होते हैं ना, IAM के लिए भी अलग से बंदे हायर होते हैं जो सिर्फ ये IAM ही देखते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी, IAM, ऑथेंटिकेशन, यूजर्स क्रिएशन करना, परमिशंस देना, इसका भी एक अलग ही प्रोफाइल होता है। तो आप उस प्रोफाइल पे भी काम कर सकते हो अगर आपको इसका नॉलेज अच्छे से है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा यूज़र तो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बस आपको AWS लिखना है, फिर लिखना है कॉन्फ़िग, इतना आपको लिख देना है। जैसे आप ये लिखोगे, सॉरी, AWS कॉन्फ़िगर, ये आपको लिखना है। तो ये सबसे पहले पूछेगा AWS का एक्सेस की ID, वो आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला। और फिर ये सीक्रेट एक्सेस की पूछेगा, वो आप यहाँ से अपने जो डाउनलोड कर रखा है वहाँ से आप देख के इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना की ये पेस्ट कर दिया है। अब मुझे एंटर करना है। अब डिफ़ॉल्ट रीजन नेम, आप चाहो तो जैसे जो आपका डिफ़ॉल्ट रीजन है आप इसको यहाँ पे दे सकते हो, ताकि वो वहीं पे जब भी आप इस पर लॉगिन करो तो वहीं पे कुछ जो भी काम करना है वहीं पे करे। नहीं तो आप नन भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे इसको करना चाहें। मैं लिखता हूँ US ईस्ट 1, ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया था। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, मतलब जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ना, तो किस फॉर्मेट में आपको आना चाहिए। तो मोस्टली होता ये है कि AWS के अंदर जब हम काम करते हैं तो जो आउटपुट है JSON में आता है, तो मैं इसको JSON ही लिख देता हूँ। ये देखिए, तो अब मेरा क्रेडेंशियल वगैरह सब परफेक्ट हो गया है। अब मैं कुछ कमांड वगैरह डाल के देखूँगा। एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं इसका, ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बोला गया है। ये देखिए यहाँ पे AWS का वर्जन, ठीक है, पास्ट रिलीज, बिल्ड इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स है, ECR से भी आप इसको चला सकते हो। सेटअप आपको बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से ये IAM का सेटअप वगैरह करना है। ठीक है, ये देखिए AWS कॉन्फ़िगर, ये देखिए जो आपका आइडेंटिटी सेंटर है ना, जो सिंगल साइन ऑन है हमारा, उसके थ्रू अभी आप कर सकते हो। AWS कॉन्फ़िगर SSO करोगे, SSO का नाम डालोगे, उसका जो URL है वो डालोगे, आपका रीजन डालोगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका ब्राउज़र खुलेगा। ब्राउज़र खुलने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंट है, डेवलपर अकाउंट है या वहाँ पे जो भी अकाउंट है, 2 अकाउंट आपको मिलेंगे। उसमें से जो अकाउंट है आप उसको यूज़ करके रीड ओनली या फुल एक्सेस आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो CLI का डिफ़ॉल्ट क्लाइंट रीजन है US West 2, यहाँ पे आप जो भी आपका रीजन है आप वो डाल सकते हो। फॉर्मेट जो है वो JSON डाल दोगे और क्लाइंट प्रोफाइल का एक नाम डाल दोगे कि ये मेरा यूज़र है, अपना नाम डाल सकते हो। तो ये तरीका है इसको कॉन्फ़िगर करने का। यहाँ पे क्रेडेंशियल फाइल जो होता है ना आपके, जैसे आपका जो प्रोफाइल है आप लाइनक्स पे हो या विंडोज़ पे हो, तो .aws नाम का मिलेगा। उसके अंदर आपके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इस तरीके से आपको मिलेगा। उसमें आप अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे ये जो IAM का आइडेंटिटी सेंटर है SSO, उसके लिए है। जो लेगेसी वाला था ये वाला है, शॉर्ट टर्म के लिए ये है, और जो IAM रोल वाइज है वो ये है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप चाहो तो जो आपके क्रेडेंशियल है उसको एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइनक्स के लिए ये बताया है, विंडोज़ का कमांड ये है setx। तो इस तरीके से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो।
कमांड लाइन के ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए AWS S3 LS प्रोफाइल 1। तो चलिए कमांड ट्राई करते हैं। AWS IAM, मोस्टली इसमें क्या होता है ना, क्रिएट कमांड होगा, और क्रिएट तो मतलब कोई चीज़ को क्रिएट करने के लिए है, या गेट कमांड होगा या एक डिलीट कमांड होगा। ये मोस्टली ऐसे ही होता है आपका। मैं लिखता हूँ गेट क्रेडेंशियल रिपोर्ट, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं। तो जो भी क्रेडेंशियल का रिपोर्ट है ना, नॉन ऑपरेशन बोल रहा है, एक बार देखते हैं कमांड का। ये है गेट क्रेडेंशियल रिपोर्ट, जनरेट है, ये जनरेट क्रेडेंशियल रिपोर्ट। मुझे ये एक जन्म करना था, ये करते हैं हम, जनरेट करते हैं इसको। तो ये आपको ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन भी आपको दे देगा। तो जो भी मेरा क्रेडेंशियल का जो रिपोर्ट है वो ये बना देगा। देखिए एरर अकर, रिपोर्ट नॉट प्रेजेंट, मतलब रिपोर्ट अभी बनाई नहीं ना, वहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ऐसा बता रहा है ये। बाकी इस तरीके से आप कई सारे इसके अंदर काम कर सकते हो। इसी तरीके से मान के चलिए कि आपको EC2 का क्रेडेंशियल जनरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये कमांड होता है AWS EC2 क्रिएट की पेयर का नाम मान के चल दो, इसको हम डालते हैं टेस्ट। तो ये कमांड क्या करेगा ना, आपका जो की पेयर है वो जनरेट करके दे देगा। अब जैसे अगर आपने AWS कॉन्फ़िगर में अगर आपने अपना रीजन नहीं डाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा मैनुअली, नहीं तो अगर आप रीजन दे दोगे तो डिफ़ॉल्ट रीजन में ही क्रिएट करके आपको देगा। तो इस तरीके से इसके कई सारे कमांड चलते हैं, इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो मैंने अभी यहाँ पे ना अपना जो रीजन है वो सेट कर दिया है। एक बार देखते हैं इस कमांड को ये क्या करता है। ये देखिए, ये आपका जो प्राइवेट की है उसको आउटपुट भी दे दिया इसने, और यही जो की है ना, एक्चुअली में जैसे आप पुट्टी के अंदर बनाते हैं ना अपना SSH की, तो SSH का जो पैम की बनता है ये एग्जैक्टली ये वही है, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें यहाँ तक, और इसको आप अपना पैम की इसको बना के आप जब भी इसको यूज़ करेंगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे EC2 के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आपको ना की पेयर्स मिल जाएंगे। एक तो मैंने पहले बना रखा था, अभी जस्ट मैंने नया बनाया हुआ है। तो ये रहा आपका की पेयर्स। तो ये आपके ना AWS के मशीन्स को कनेक्ट करने के काम आता है। ये देखिए माई की पेयर और टेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। और तो जब भी आपको डिलीट करना है इसको सेलेक्ट करो और एक्शंस पे जाके इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट देता है कि एग्जैक्टली इसी में होना चाहिए। तो कई लोग तो यहाँ पे कॉपी जैसे है ना, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। कई बार लंबा होता है तो कॉपी करके पेस्ट करके भी लोग लिख देते हैं, नहीं तो इसको आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे जैसे बता रहा है ये, तो ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा। आपको बस इस पर डिलीट पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप जो कीज़ वगैरह है उसको आप डिलीट कर सकते हो। मोस्टली सब जगह ऐसे ही आपको डिलीट करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ सर्विसेज होते हैं जो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो डिलीट करना मुश्किल है। पहले वो सर्विस को जो दूसरा जो सर्विस है उसको पहले डिलीट करो, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्कफ्लो है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे क्लाउड सेल को समझते हैं। अभी जो क्लाउड सेल है इसको एक बार देखते हैं कि इसका ये कहाँ पे, क्या ये सभी रीजन्स में है कि नहीं है, ये समझते हैं। ये क्या कर रहा है ना, अभी यहाँ पे अभी एक आप छोटा सा कंटेनर समझ लो, लाइनक्स का कंटेनर बना देगा, उसके अंदर AWS का पहले से ही सेटअप पड़ा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना, AWS S3 API लिस्ट बकेट, तो लिस्ट बकेट्स, ओके, तो लिस्ट बकेट्स है ये कमांड। तो जैसे आपने AWS का जो CLI यूज़ किया ना, बिल्कुल वैसे ही ना आपको ये देखिए
यहाँ से भी आप चाहो तो AWS CLI की तरह इस पर काम कर सकते हो। ये टेम्प्रेरी होता है। अब जैसे थर्ड पार्टी किसी प्रोग्रामिंग से आपको इसको कनेक्ट करना है, वो मुश्किल है यहाँ से। उसका एक और तरीका होता है जिसको हम समझ सकते हैं। मान के चलो आपको कुछ रिपोर्ट निकालना है, आपको काफ़ी बड़ा है, कोई रिसोर्सेज है, उसका आपको रिपोर्ट वगैरह निकालना है, कुछ स्क्रिप्ट चलाना है, ठीक है, आपको कुछ स्क्रिप्ट चलाना है कुछ स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंसेस पे, ठीक है, या ऑटोमेट करना है कोई चीज़ें, तो आपके पास कुछ स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को कैसे चलाया जाए यहाँ पे, क्या मैं इसको यहाँ पे लिख के चलाऊँ या क्या VI कमांड यहाँ पे चलेगा, तो ये सब चीज़ आपको देखने से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने VI लिखा, देखिए फ़िलहाल तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, ये देखिए VI अभी आ रहा था एक्चुअल में, ये आ गया VI। तो कहने का मतलब एक छोटा सा ना लाइनक्स का इन्वायरमेंट होता है, ये कंटेनर ही होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लाइनक्स के कई सारे कमांड जो है ना, आप देखेंगे ये चलेगा। ये देखिए बिल्कुल लाइनक्स का एक छोटा सा आपको एक ये मिलेगा इसके अंदर। तो यहीं पे एक छोटा सा कंटेनर बनाता है और यहीं पे आपका चलाता है। अब रही बात इसमें अपलोड करने की, आप VI में खोल के इसको लिख सकते हैं, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आपके पास फाइल है तो आप एक्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल और डाउनलोड फाइल का भी है। मान के चले यहाँ पे आपने कुछ रिपोर्ट चलाया, रिपोर्ट आ गया आपका टेक्स्ट फाइल में या CSV में आ गया, उसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड या अपलोड, यहाँ से मैं डाउनलोड या अपलोड कर सकता हूँ। अगला देखते हैं, कुछ ब्राउज़र कह रहा था। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं। आप टेम्परेरी अगर आपको करना है, या ऐसे भी होता है कि कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो सीक्रेट की को देते ही नहीं है, वो किसी को देते ही नहीं है। वो कहते हैं कुछ और तरीके से आप इस पर काम करो, इस तरीके से मत करो। हाँ, अगर आपको CLI का चाहिए तो आप क्लाउड सेल से ही कर लो। तो कई सारी कंपनियाँ ऐसे सावधानी बरतती हैं। बाकी AWS CLI देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि फुल एडमिन एक्सेस ना हो, जिससे कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस किया जा सके। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्पेसिफिक परमिशन के लिए और कम से कम परमिशन, जितना उसका काम है उतना ही कर पाए। अगर उसको गेट करना है, लिस्ट करना है, तो वो सब काम कर पाए। डिलीट करने के लिए एक बार वो उसको ऐसा परमिशन ना दो, तो मतलब मिनिमम जो परमिशन होता है ना, उसके साथ आप सीक्रेट की दो तो वो सही रहेगा। नहीं तो कोई भी जिसके पास सीक्रेट की है तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे भी वो उस पर मतलब मैनिपुलेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज को, आपके पूरे सर्वर्स को बैठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सीक्रेट की है, इसी वजह से ना IAM का आइडेंटिटी सेंटर आया है SSO के साथ। कि पहले क्या होता था, हम जो हमारा सीक्रेट की है वो हम पहले दे देते थे पहले। अभी इन्होंने SSO के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर दिया ताकि वो एक सिक्योरिटी और हो जाए। कि जैसे मान के चलो आपको कोई एम्प्लॉई है, वो छोड़ के गया, उसके ने कई सारे सीक्रेट की जनरेट कर रखे थे, लेकिन आपके में आप लोगों ने उनको मतलब ऐसा सेटअप ही नहीं है कि जिसमें आप डायरेक्ट सीक्रेट की लेगेसी जो सीक्रेट की है वैसा आप जनरेट करके ही देते हो। आप जो भी देते हो आइडेंटिटी सेंटर से देते हो, तो उससे क्या है, वो सेंट्रलाइज मैनेज हो जाता है आपका। जैसे आपने उस यूज़र को डिसेबल किया, उसके जितने भी सीक्रेट कीज़ हैं अपने आप ही डिसेबल हो जाएंगे। तो ये सब है सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से उस पर काम करना है। आज हमने काफ़ी ये जो IAM की कुछ चीज़ें पढ़े हैं, AWS CLI पढ़ा है हमने, और क्लाउड सेल को भी थोड़ा अच्छे से जाना है, समझा है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।